हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जेंडर इक्विटी एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाउ रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट हैज टेकन सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स पर्टेनिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी। जानेंगे इसी कंटेक्स्ट में कि भाई कैसे जेंडर इक्विटी को सपोर्ट जो है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी करता है, साथ ही साथ क्यों भारत में यूसीसी का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने हैं जो कन्फ्रंट करते हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी, साथ ही साथ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो रही हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करती हैं। सभी फिसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे आज का सेशन, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा वीकली शेड्यूल है। तो सबसे पहले हमारा सेशन 5 बजे रहता है भाई, जिसमें 50 एमसीक्यूज पर्टेनिंग टू द कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जाम डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर सेशन है जिसमें आपके करंट अफेयर पीसीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड सेशन रहेगा। देन 10 एमसीक्यूज रिवीजन सेशन रहता है रात को 9 बजे। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है एंड द यूट्यूब शॉर्ट्स इन विच बहुत से हमारे जो टीचर्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स को आपके साथ जो है डिस्कस करते हैं शॉर्ट्स के माध्यम में, या डिफरेंट सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी या इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करते हैं, या फिर मोटिवेशनल वीडियोस को जो है आप इन शॉर्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं यूट्यूब पे जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं इफ यू कंसिस्टेंटली वांटेड टू क्रैक द एग्जाम, व्हाटएवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है जी, तो आप अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को हमारे चैनल पर विजिट करके। तो अब शुरू करेंगे हम आज का सेशन कि क्यों भाई जो है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ द रिसेंटली एन आर्टिकल वाज पब्लिश इन द हिंदू जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की को डिस्कस किया गया। साथ ही साथ अभी ये भी इसमें डिस्कस करा गया कि जो गुजरात गवर्नमेंट है दे हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द यूसीसी इन स्टेट और दे आर लुकिंग फॉर वेज और पॉसिबिलिटीज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी इन स्टेट। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण है अभी जनरल इलेक्शंस जो है बड़े नजदीक है गुजरात में, जल्दी ही जो है जनरल इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो इसी को बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये निर्णय ले रही है। सो इससे संबंधित गुजरात के जो होम मिनिस्टर हैं हर्ष सिंघवी अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला, उन्होंने ये अनाउंस करा है कि भाई वी विल एस्टैब्लिश अ कमेटी विच इज हेडेड बाय द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, जो कि evaluate करेगी all the aspects for the implementing of the UCC in state। ठीक है जी। So this is basically the stance which is the government of Gujarat decided to take place। Now सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ठीक है ना, और कैसे ये जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है जेंडर इक्विटी को, इसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि भाई यूसीसी है क्या और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस क्या है पर्टेनिंग टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के धारा 44 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हमें मिलता है, जो कि बेसिकली बात करता है या इट बेसिकली एम्स टू रिप्लेस पर्सनल लॉज एंड बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स एंड कस्टम्स। जो भी हमारे पर्सनल लॉज हैं डिफरेंट रिलीजन के विच आर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स या जो हमारे कस्टम्स रहे हैं पुराने उन पर आधारित है ना, उनको रिप्लेस करने की बात यूसीसी करता है। तो अब जानेंगे कि ये यूनिफॉर्म है क्या, बेसिकली टर्म भी आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। तो यूनिफॉर्म या यूसीसी सिग्निफाइज यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल लॉज बिटवीन द कम्युनिटी और विद इन द कम्युनिटी। ठीक है ना, ये बड़ा जरूरी है कि यूनिफॉर्मिटी जो डिफरेंट कम्युनिटीज भारत में रिजाइड कर रही है, इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, तो डिफरेंट कम्युनिटीज है उनके बिटवीन जो है एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए, या विद इन द कम्युनिटी भी जो है एक यूनिफॉर्मिटी रहे। अदरवाइज क्या होगा, समस्या लॉज के इंप्लीमेंटेशन में रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी। जैसे एक एग्जाम्पल संदर्भ में मैं दूंगा कि भाई कुछ साल पहले का एक केस है कि मीना कम्युनिटी जो है राजस्थान की, वहां के कपल ने मैरिज करी, 1-2 साल के बाद दे डिसाइडेड टू सेपरेट। नाउ द हस्बैंड वांट टू सेपरेट अंडर द जो आपकी हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 उसके तहत, बट द वाइफ डिसाइडेड नॉट टू गिव डाइवोर्स टू हिम। द रीजन बिहाइंड वाज, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके सेपरेट लॉज हैं इससे रिलेटेड, तो मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है डाइवोर्स नहीं दूंगी। ठीक है ना,
और क्या हमारी ट्राइबल कम्युनिटी डाइवोर्स को, इस ऐसे डाइवोर्स को मानती है? तो नहीं मानती है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज के जो भी कानून है उनको भी प्रोटेक्शन हमारे संविधान के तहत दी गई है। ठीक है जी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलती हैं फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉमन लॉज और द यूनिवर्सल लॉज इन इंडिया। ऑलराइट, नाउ चलिए अब जरा हम बात करेंगे अभी तक कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए हैं या हमारे कोर्ट्स द्वारा किए गए हैं जिसकी वजह से सेफगार्ड होती है आपकी जेंडर इक्विटी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। सिंपल भाषा में बात करूं, चाहे आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, चाहे आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है जी। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, कॉमन एक मैरिज करना चाहते हैं, अपने जो कानून है रिलीजन के उनके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है ना। तो आप अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 ऐसा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जेंडर इक्विटी को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ जो आपका यूसीसी है उसके एस्टैब्लिशमेंट को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा द हिस्टोरिकल केस ऑफ शाहबानो केस ऑफ 1985, इन शॉर्ट बताऊंगा, बहुत लेंदी ये केस है कि भाई शाहबानो जो हैं जिनकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष थी, तो हर हस्बैंड डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम हर, और उन्होंने जो क्लेम ऑफ मेंटेनेंस है उसको भी देने से मना कर दिया, क्योंकि इस्लाम धर्म में कहीं भी इसका जिक्र नहीं होता है। ठीक है ना। जो शरीयत के कानून है उसमें इसका जिक्र नहीं होता है। शाहबानो की उम्र 60 साल है, 5 बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उन पे है। तो नाउ शी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ सम एनजीओस टू डिसाइडेड द नॉक द डोर ऑफ कोर्ट्स। पहले हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने जो था इनके फेवर में बेसिकली जो था अपना वर्डिक्ट दिया और ये कहा कि जो क्लेम ऑफ मेंटेनेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, इसके तहत ये कहा कि भाई जो आपका वल्नरेबल सेक्शन है, ना सिर्फ वाइफ की ही बात नहीं हो रही है, चिल्ड्रन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, उनको क्लेम ऑफ मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, वाइफ को छोड़ रहे हैं तो भी देना पड़ेगा, पेरेंट्स को आप डिप्राइव कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं, तभी भी आपको जो है क्लेम ऑफ मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो आप किसी धर्म की आड़ में जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, बट बावजूद इसके उस समय की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, है ना, राजीव गांधी जी की सरकार थी, कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बाद में डिसीजन लिया जिसकी निंदा आज भी करी जाती है कि उससे उन्होंने अलग से कानून बना दिया और जस्टिस शाहबानो को नहीं मिला था उस समय। ठीक है जी। तो दीज आर अ काइंड ऑफ थिंग विच हैपेंड। लेकिन कह सकते हैं कि भाई कानूनी रूप से यूसीसी की इंप्लीमेंटेशन की बात हुई। जेंडर इक्विटी देखिए कितना ज्यादा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं कहेंगे, पर्टिकुलर जो एक जेंडर है उसके साथ ये एट्रोसिटीज हुई हैं, ज्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है बहुत बार। ये तो शाहबानो का एक केस था, पॉपुलर इसलिए हुआ कि ऐसे बहुत से केसेस थे उस सभ्य समाज में कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हस्बैंड जो थे अपनी वाइफ को छोड़ देते थे, है ना। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके बाद जो है सरला मुदगल जजमेंट केस है 1995 का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये बाइगेमी जैसे इश्यूज को चैलेंज करता है। ठीक है ना। बाइगेमी का ये मतलब है कि भाई मान के चलिए एक हस्बैंड है, जैसे इस केस के तहत क्या हुआ कि एक हिंदू परिवार का एक व्यक्ति कोई था जिसकी मैरिज हो चुकी थी, एंड ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड विद सम अदर वुमेन विदाउट डाइवोर्स द फर्स्ट वन। ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने क्या करा, धर्म की अगेन आड़ ली, भाई इस्लाम है क्योंकि एक से ज्यादा आप शादियां कर सकते हैं, तो ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। जिससे उसने शादी करी थी उनका नाम भी फातिमा कर दिया और बाद में उनसे शादी कर ली। तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उन्होंने कोर्ट में चैलेंज करा अंडर द सरला मुदगल केस कि भाई हाउ वन कैन डन दिस। तो यहां पर इनके फेवर में सपोर्ट किया कि जो आपका मेन धर्म परिवर्तन का कारण है वो शादी है, आप धर्म इसलिए चेंज कर रहे हो बिकॉज यू वांटेड टू गेट मैरिड, तो वो कहीं से भी जस्टिसेबल नहीं है। जब तक आपकी जो फर्स्ट वाइफ है उससे आपका डिसोल्यूशन नहीं होता है, डाइवोर्स नहीं होता है, आप सेकंड शादी नहीं कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले जब तक ये जजमेंट नहीं थी तो हो रहा था समाज में ऐसा बहुत बार। ठीक है जी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड ऑफ कोर्स ये भी जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। एक पर्टिकुलर जेंडर को जो है टारगेट समाज में हमेशा ही किया गया है, पेट्रियार्की एग्जिस्टेड इन सोसाइटी, है ना। तो उनको यूनिवर्सल सिविल कोड जो है चैलेंज करता है। तो दीज आर सम ऑफ द एफर्ट्स व्हिच हैव बीन मेड सो फार बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश द यूसीसी। और अभी जो है
2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अब वो समय आ चुका है जब भारत में इनेक्टमेंट होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है जी। बाद में इसको चैलेंज किया कोर्ट्स ने 19 में और फिर नई स्टेटमेंट आई थी, लेकिन ये कुछ जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे आर्गुमेंट है जो एस्टैब्लिशमेंट, जो आपके यूसीसी की एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, मतलब फेवर में है। सबसे पहला है अकोमोडेटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ। देखिए यूथ, वी आर, जो हमारा यूथ है, लिविंग इन ए डिजिटल वर्ल्ड, ग्लोबली कनेक्ट हम हो रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, मूवीज हम देख रहे हैं, है ना, वेब सीरीज देख रहे हैं, तो सोच बदलती है। अब एक जो सोच है वो जो एक नई सोच बन रही है, दैट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लिबर्टी, मॉडर्निटी, ये विचारधारा एक यूथ की बन रही है। और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून इस सोच को प्रमोट करते हैं। अगर एक तरफ आप देखिए पुराने हमारे जो ऑर्थोडॉक्स या कस्टम बेस्ड लॉज ही बने रहेंगे तो क्या होगा, उस सोच को ये एक नया भारत बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे यूसीसी का एस्टैब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जनरली देखेंगे जो यूथ है ना वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहा कि कस्टम बेस्ड मैरिज हो, है ना, या जो आपके कह लीजिए कि इम्पोजिशन होती है कि भाई पेरेंट्स से शादी करवाएंगे या जहां शादी करा दी वहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या, ये जो है इस प्रकार की सोच को चैलेंज नई पीढ़ी कर रही है। तो नई पीढ़ी की सोच के हिसाब से नए कानून भी होने चाहिए, है ना। तो यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, अलग अलग धर्म कल्चर को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो नेशनल डिसइंटीग्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। सो यूसीसी का एस्टैब्लिशमेंट जो है कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है द राइज ऑफ द पेट्रियार्कल माइंडसेट। नाउ it has been seen that whatever the personal laws which have been created by different religion, somewhere the root are lies in the patriarchal mindset। जो भी कानून हम देखते हैं, कस्टम्स देखते हैं, ट्रेडिशन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पेट्रियार्कल माइंडसेट से ही बनाए गए हैं, ठीक है जी। और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जेंडर को ही टारगेट किया जाता है। देखिए बुर्का प्रथा है, पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, ठीक है जी, या बाल विवाह है, इन सभी से नुकसान किसको हुआ, कभी भी मेल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, फीमेल को ही ज्यादा टारगेट किया गया है। तो जनरली ये देखा गया है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का एस्टैब्लिशमेंट होता है तो ऑफ कोर्स जेंडर इक्विटी मेंटेन रहेगी, इनइक्वालिटी कर्टेल होगा, है ना। तो ये बड़ा जरूरी है कि भाई यूसीसी का एस्टैब्लिशमेंट होना ही चाहिए। इसके अलावा कन्वीनियंट फॉर द जुडिशियल प्रोसेस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में मीना कम्युनिटी का एग्जांपल आपको दिया था कि भाई डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजन के अलग अलग कानून होते हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि जुडिशियल जब प्रोसेस होता है बिकॉज पर्टिकुलर लॉ, किसी ट्राइबल लॉस के तहत या किसी धर्म के लॉस के तहत किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिल रही होती है, बट इन जनरल हम जब बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, किसी पर्टिकुलर जेंडर को, है ना, नुकसान पहुंच रहा होता है। जैसे शाहबानो के केस का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि भाई शरीयत कानून ये कहते हैं कि जो क्लेम ऑफ मेंटेनेंस का जिक्र ही नहीं है वहां पे, ठीक है जी। अब एक 60, आप एक ह्यूमैनिटी बेस पे भी देखिए, एक 60 साल की महिला जिसकी 5 बच्चे हैं वो कैसे जिएगी, ठीक है जी। अगर यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन ना करे तो क्या हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये जो कॉम्प्लिसिटी है कानूनों की वो ना हो, वो तब हो पाएगा अगर पूरे भारत में एक समान कानून लागू हो। वो तभी संभव है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में होता है। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द आर्गुमेंट्स व्हिच सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूसीसी इन इंडिया। Other than this, there are some arguments against the establishment of UCC. जैसा है 21st Law Commission report. So, according to the 21st Law Commission report, जिसमें ये बड़ा क्लियरली कहा गया था कि भाई UCC neither necessary nor desirable to reconcile conflicts in personal और family laws. ये जरूरी नहीं है। ये बेसिकली 21st Law Commission की रिपोर्ट के तहत कहा गया। तो फिर कैसे आप UCC की एस्टैब्लिशमेंट की डिमांड की बात करते हैं? ठीक है जी। तो ये एक आधार बना दिया जाता है कि यूसीसी का एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, देखिए हम थ्योरेटिकली तो बात कर देते हैं कि भाई देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टैब्लिश, एक यूनिवर्सल लॉज लागू होने चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ये संभव है? ऐसा देश जहां पर कहावत है कि भाई कोस कोस पे बदले वाणी, 4 कोस पे पानी, ऐसा तो यहाँ पे माहौल है भारत में, है ना, कि वाणी पानी बदल जाता है। तो भाई क्या ऐसे देश में जहां पर डाइवर्स कल्चर है, डिफरेंट
रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट कल्चर को मानने वाले लोग, आस्थाओं को मानने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या सही मायनों में प्रैक्टिकल ग्राउंड में ऐसे देश में संभव हो पाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टैब्लिश करना? तो शायद ऐसी संभावना अभी हमें कम लगती है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट ऑफ द ऑन रिलीजियस फ्रीडम, देखिए एक तरफ आप फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 टू 28 क्या दे रहे हैं भाई, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं यूसीसी की एस्टैब्लिशमेंट में, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया? अगर आप यूसीसी को एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या आपका जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर है वो सही रहेगा? उसको आप कहीं ना कहीं कर्टेल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जो है इश्यूज जो है यूसीसी के एस्टैब्लिशमेंट के कंटेक्स्ट में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा अगेंस्ट द इंडिजिनियस राइट्स ऑफ ट्राइब्स, जैसे नागा ट्राइब ने इस कंटेक्स्ट में कहा कि भाई हमारे अलग से कस्टम्स हैं, बहुत पुराने कल्चर हैं, अगर यूसीसी का हमारे रीजन में एस्टैब्लिशमेंट होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो भाई जो हमारे इतने पुराने कस्टम्स हैं, कल्चर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे बहुत से इंडिया में कम्युनिटीज हैं जो सपोर्ट इस चीज को नहीं करती हैं, बिकॉज दे हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी विच नीड टू बी मेंटेन। इवन आर्टिकल 29-30 भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। तो दीज आर अ काइंड ऑफ थिंग्स विच वी कैन से दैट अगेंस्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट यूसीसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस, आई होप अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा वे फॉरवर्ड की हम बात कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। ये तो हमने दोनों पक्षों को सुन लिया। देखिए बड़ा सिंपल है कि पूरे भारत में अभी अगर हम कह दें कि कल को कानून बना दिया जाए दिस शैल बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो शायद सही नहीं होगा कि अभी भी इंडिया में बहुत से कल्चर डाइवर्सिटी है, उसका सम्मान होना चाहिए। और लॉ का एग्जिस्टेंस बेसिकली तभी पॉसिबल है अगर उसको आम जनता का सपोर्ट है। दिस शैल नॉट बी द इंपोजिशन ऑफ लॉज, दिस शैल बी द, अगर कोई नया कानून बना रहे हैं उसके पीछे लोगों का भला होना चाहिए ना। कोई भी कानून जो है, लॉज कैन नॉट बी अनफेयर, वो हमेशा वेलफेयर की ही बात करते हैं। तो अभी शायद ऐसा माहौल नहीं कि पूरे भारत में आप एक समान कानून लागू कर दें, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट में जहां पे हालात बेहतर हुए हैं, ठीक है ना, जहां पर इस प्रकार की इश्यूज कम हैं, वहां पर आप धीरे 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 यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टैब्लिश कर सकते हैं। या फिर ऑल टुगेदर पूरे भारत में कुछ पर्टिकुलर एरियाज को आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत रख सकते हैं, जैसे मैरिज का इशू है, डाइवोर्स का इशू है, अडॉप्शन का, इनहेरिटेंस का, है ना, इन्हें आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में रख सकते हैं ताकि कोई बहुत ज्यादा समस्याएं ना हो। यही मेन मुद्दे होते हैं इंसान की लाइफ के। तो आई होप स्टूडेंट यू गॉट एन आइडिया, थोड़ा एक ओवरव्यू आपको प्रॉपर इस टॉपिक से रिलेटेड मिला होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।